आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास आपके लिए सबसे बेहतर क्लास साबित होने वाला है सर, क्योंकि आज की क्लास में वैसे 20 क्वेश्चन को आपके सामने चुन करके लाया हूं जो 8 साल में सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है, और ये लगातार 20 सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आ रहा है सर। तो देखिए, सबसे आखिर में बात यह है क्या कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा सवाल सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है सर, ठीक ना। तो मेरा जो सोच रहता है ना सर कि आपके सामने सभी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं, ताकि आप अपने बेहतर तरीका से अपने बोर्ड एग्जाम में कर सके और अपने गांव, टोले, मोहल्ले, शहर का नाम रोशन कर सके। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है, और वो 20 ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम में 8 साल से लगातार पूछा जा रहा है। देखिए, जिस चीज पे मेहनत करिएगा ना तो एक ना एक दिन वो आपका हो ही जाएगा, ठीक ना सर। आइए, तो सबसे पहले आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं। इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और बेहतर तरीका से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर सके, ठीक ना सर। तो सबसे पहली बात यह है ना कि इसका पीडीएफ तो चाहवे करिए आप सबको। जो सवाल मैं करवा रहा हूं उसका पीडीएफ तो आपको चाहिए। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है सर, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर ले। अन्यथा यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा @संदीप7295, ये वाला जाकर के सर्च करिएगा। टेलीग्राम पे मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ वहां पे डाल दिया गया होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आपके एग्जाम के आधा घंटा पहले टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। समझिए गया होगा मैं क्या डाल देता हूँ, तो अपने बड़े भाइयों से पूछ लो जो एग्जाम दे चुका है मेरा बच्चा, ठीक ना। आइए, पहला सवाल आपके सामने पेश करता हूं सर। पहला सवाल कहता है ना, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देख, सबसे पहले गौर कर लो, पूछा किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जिनको जिनको पता है तो संदीप कुमार का कसम है चिल्ला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ABC, जो आता है वो कमेंट कर दो। देखिए, सबसे पहली बात अगर पूछेगा ना कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, आपसे क्या पूछेगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक ना। देखिए, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना वो होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। अगर पूछेगा उदासीन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? तो C होगा, ठीक ना। अगर पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। अगर पूछेगा आपको क्षारीय विलयन का पीएच मान, ठीक ना, तो अगर पूछेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक। क्या होता है सर? 7 से अधिक और 14 से कम, ठीक ना। आइए, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान 7, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत? आपका क्वेश्चन एक पूछा था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, मैंने आपको 2 गो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूं, ताकि ये दोनों से आपके एग्जाम में, ये 3 गो में से ना एक आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा। उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है तो जाकर के आप क्वेश्चन बैंक में देख लो, ये 3 में से एक प्रत्येक साल पूछ ले है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चला, तो पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7, पूछेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। आइए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा? देखिए, आपसे पूछेगा नवीकरणीय, आखिर में नवीकरणीय होता क्या है? नवीकरणीय होता क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या? देखिए, पूछा इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। चिला, 1 नंबर में बोला है कोयला। देखो, जिनको पता है ऑप्शन वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 1 नंबर में बोला है कोयला। B नंबर में क्या बोला है? तो B नंबर में पेट्रोल बोला है, ठीक ना। आ जाओ, पेट्रोल बोला है B नंबर में। C नंबर में क्या बोला है? तो C नंबर में बोला है सौर ऊर्जा। क्या बोला है? सौर ऊर्जा। D नंबर में क्या बोला है सर? प्राकृतिक गैस। देखो देखो, प्राकृतिक गैस। देखो कैसे छांटना रहता है ऑप्शन को, थोड़ी सी गौर कर लेना। कोयला,
पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये तीनों का जो तीनों है ना वो एक श्रेणी का है, ठीक ना, एक श्रेणी का है। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये तीनों का जो तीनों है ना वो एक श्रेणी का है। कोयला तो पते है क्या है, पेट्रोल भी खदाने से निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस भी खदाने से निकाला जाता है, ठीक ना। तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये तीनों का तीनों एक श्रेणी का है। तो हमसे पूछा है कि ये तीनों का तीनों नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होगा, ये तीनों का तीनों नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा सर, ये सौर ऊर्जा। अच्छा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्यों होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूछता हूं आपसे, संदीप कुमार पूछता है आपसे मेरे यारो, कि तेरे आंखों में तो ऊपर का चेहरा दिखता है ना सर। तो पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। आइए सवाल नंबर 3 का आता है ना, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं सरकार, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बोला किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, 3 नंबर। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दर्पण 3 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है और मेनली रूप से दर्पण 3 प्रकार का होता है, ठीक ना सर। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा होता है सर ये उत्तल दर्पण, ठीक ना, और तीसरा क्या होता है आपका ये समतल दर्पण, ठीक ना। आइए आपका क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, बी नंबर में अवतल, सी नंबर में उत्तल, डी नंबर में इसमें कोई नहीं। देखिए सबसे पहली बात बोला है कि बड़ा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बड़ा एवं वस्तु से छोटा, बड़ा वस्तु से छोटा एवं बराबर तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है। देखिए सबसे पहले यहां पे गौर करिएगा, मैं आपको क्या लिखा हूं सर कि अवतल दर्पण एक वैसा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। अब सोचो तो अवतल दर्पण जो होता है वो, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है बहुत छोटा। और जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो ऐसे केस में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसका कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में बराबर भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के, और वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, तो वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तब पे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वो भी बहुत बड़ा बनता है, ठीक ना। और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे अवतल दर्पण में तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो भी बड़ा बनता है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण एक वैसा दर्पण है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बराबर भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाता है, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण का क्या क्राइटेरिया है। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम लोग जो घर में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग जो घर में ऐना का इस्तेमाल करते हैं ना, वो होता है समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण का मतलब होता है जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। अगर ऐसा होता ना तो तेरा शादी के बाद जो बीवी आएगी ना तुम्हारी, वो पतली रहेगी और तुम, या फिर तुम पतला रहना, अब बीवी तुम्हारी आ जाएगी ऐसे, तो अब तुम अपने आप को साबित करने में लगे रहोगे कि मैं तुम्हारे लेवल का हूँ, मैं भी मोटा हूँ। तो तुम एक अपना घर में एगो बड़का सा अवतल दर्पण खरीद के लेके आना, ठीक ना। अब बीवी को कहना कि देख तोरा से कम मोटा हम हैं। अल्लाह अल्लाह, तुमको आइडिया बता रहे हैं ना, हाँ ये काम कर देना।
अब देखो सर, हमसे पूछा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ किस दर्पण में बनाता है, तो अवतल दर्पण में। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ किस में बनाता है, उत्तल में बनाता है और अवतल में भी बनाता है। वस्तु के समान आकार का समतल में भी बनाता है और आपका अवतल में भी बनाता है, ठीक ना। आइए सवाल नंबर 4 का आता है ना, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आपको दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी छोटा छोटा, अरे दाढ़ी छोटा 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 छोटा, बालों को बड़ा बड़ा देखना है, दाढ़ी छोटा छोटा और देखना है बड़ा बड़ा। तभी तो शर्मा जी के कहेंगे कि शर्मा जी यहाँ तो बाल छूट गया कहते हैं ना हम लोग, तो यही बात है सर। अब तो गौर करो कि दाढ़ी है छोटा, और जब तक दाढ़ी को बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा दर्पण में, तब तक हम कैसे देख पाएंगे कि मेरा दाढ़ी यहाँ पे छूट गया। तो हम अब सोचो कि दाढ़ी को बनाने में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो दाढ़ी छोटा छोटा होता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो बड़ा प्रतिबिंब ओनली फॉर अवतल दर्पण बनाता है, ठीक ना। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल 5 नंबर कहता है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखो लेंस में अगर बात करेगा ना, चाहे लेंस अवतल हो, चाहे लेंस उत्तल हो, चाहे लेंस बाइफोकल हो, ठीक ना। अगर लेंस की बात करेगा तो लेंस में 2 फोकस होता है। देखो ये कौन सा लेंस है, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, ये क्या चीज का फिगर है रे बेवकूफ सब, ये उत्तल लेंस का फिगर है, ठीक ना आ जाओ, ये उत्तल लेंस होता है और ये वाला अवतल लेंस है, ठीक। आ जाओ देखो इधर, ये वाला बाइफोकल होता है, ठीक ना, ऑप्टिक बाइफोकल होता है। देखो एक फोकस इधर होता है F1 और इधर होता है F2, ठीक ना। तो अब उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसमें कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। लेंस सॉरी दर्पण है, लेंस नहीं, ये दर्पण नहीं है, लेंस है, ठीक ना। तो लेंस अगर कोई भी होगा ना तो उसमें कितने फोकस होगा, 2 फोकस होगा। कितने फोकस होगा, 2 फोकस होगा, ठीक ना। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। अरे लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। आइए सवाल नंबर 6 का आता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। आइए सवाल नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं सर, ये जनित्र। कितना लोग मारेगा डायनेमो, मारवा डायनेमो तो जब खोपचे में, हाँ कहेगा कि विद्युत धारा कितना मारेगा गैल्वेनोमीटर तो जब खोपचे में। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जनित्र कहते हैं। तो आप लोग जो भी लोग चैनल पे नए हैं या फिर आपका अगर दोस्त नहीं जानता है इसके साइंस क्लासेस के बारे में, तो हर किसी को बताएं और बेहतर कंटेंट, बेहतर पढ़ाई के लिए एक बार जरूर विजिट करें एसके साइंस क्लासेस, ठीक ना आइए अगला क्या होगा सर, इसमें जनित्र होगा, ठीक है ना। तो कहेगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक ना। आइए सवाल नंबर कितना होगा अगला, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल का आता है ना, देखिए बायोलॉजी का सवाल है। कहता है ना, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ना सर, वो होता है लीवर। क्या होता है सर, ये आपका लीवर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी, छोटा मोटा ना, सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, लीवर। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर। अरे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, लीवर। आपके गर्लफ्रेंड की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या, लीवर, है ना। हाँ तो यही बात है, अपना गर्लफ्रेंड को रात में कॉल करना तो संदीप कहना कि हमको संदीप कुमार को बात बताया, ये मत बोलना मास्टर भाई को बात बताया। कहेगा कि क्या, बस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो नहीं बताएगी तो कहना कि पहले तू पढ़ संदीप कुमार से, ओकर बाद तो हमसे बात करना। हाँ अरे आपसे बात करने के लिए आपके लेवल में आना चाहिए ना। हाँ आइए अगला सवाल कहता है ना सर 9 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, देखो आहार नाल, कौन नाल, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आहार नाल की सबसे लंबा भाग, अच्छा सबसे लंबा भाग, ठीक ना, सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है। तो देखो जब पूछेगा सबसे लंबा भाग आहार नाल का ना,
तो सबसे लंबा भाग अगर पूछेगा आहार नाल का तो आप लोग मारिएगा छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत, ठीक ना। कौन आंत? छोटी आंत, छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। देखो पूछेगा सबसे लंबा, और जस्ट कर उल्टा सोचना। आहार नाल का सबसे लंबा पूछेगा, सबसे लंबा और उल्टा सोचना। तो सबसे लंबा का उल्टा सबसे छोटा, तो छोटी आंत। हाँ, सबसे लंबा का उल्टा सबसे छोटा, तो छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर 10 कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है बीमारी। हाँ, कहता है कौन बीमारी क्या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? बीमारी होता है। अरे हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? बीमारी होता है। अरे बेवकूफ, पूछा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। हाँ तो कमेंट करो ना सही। हाँ सॉरी, हमको तो फीमेल बना दिया। आखिर में मेरा 10th में फीमेल ही था, ठीक ना। आ जाओ, कहता है ना सर क्या मार्कशीटो दिखा दे रे विश्वास नहीं है, देखो इधर कहता है ना सर कि कहाँ गया। हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है सर? एनीमिया होता है, ठीक ना। अरे नहीं कहता है एनीमिया, बच्चा को हो गया एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया नहीं पढ़ना, एनीमिया पढ़ना, ठीक ना। एनीमिया, एनीमिया बीमारी होता है वो, ठीक ना। जो क्या होता है ना कि लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। और हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है ये भी पूछेगा। हीमोग्लोबिन कहाँ गया रे? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है सर वो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है सर? अनीमिया। क्या होता है? अनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? अनीमिया। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। आओ, तभी तो कहोगे कि सपना तो हमने भी देखा था तेरी आँखों में, सपना तो हमने भी देखा था तेरी आँखों में, लेकिन तुमने मेरे सपना को चकनाचूर कर दिया आ जाओ, मुझे गाना होना गाने आता नहीं है, ठीक नू। मैंने कभी कभी मजाके में गा दिया, हालांकि मैं मजाके में टीचर भी बन गया हूँ। हकीकत में मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लड़की लोग से इतना शर्म आता था ना सर। मैंने आज तक अपनी क्लास में कभी लड़की से बात ही नहीं करता था। बहुत शर्माते थे हम, बहुत शर्माते थे। लड़की लोग हमको पकड़ लेती थी, हाँ पेटवा उटवा पकड़ती थी। कहाँ जा रहा चचमीच, ऐसे हम जहाँ पढ़ते थे ना वहाँ हमको भगना के नाम से प्रचलित था, ठीक ना। एक्चुअली में मामा जी का मेरे दोस्त पढ़ाते थे तो हमको भगने भगने बोलते थे आइए अगला सवाल कहता है, का नंबर होगा 11 नंबर। कहता है हीलियम परमाणु की वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखिए एक्चुअली पूछा हीलियम के बारे में, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। हमसे पूछा वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो होता है, देखो कैसे होता है 1s2। तो अब देखो यहाँ पे कितना, हीलियम के कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम में 2 परमाणु संख्या होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो वाहकत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के वाहकत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है, क्योंकि परमाणु संख्या 2 होता है। अच्छा आ जाओ, अगला सवाल कहेगा 12 नंबर। कहेगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, कमेंट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट कर दो। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो क्षारीय धातु। देखो क्या होगा सर, ये क्षारीय धातु किस वर्ग का? तो प्रथम वर्ग का, ठीक ना। प्रथम वर्ग का सदस्य कैसा होता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य कैसा होता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य कैसा होता है? क्षारीय धातु। अरे बोलो ना रे मोहतरमा, प्रथम वर्ग का सदस्य कैसा होता है? क्षारीय धातु। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना 12 नंबर। आवा हाँ 12 हो गया, 13 नंबर। कहाँ गया 13 रे? 13 तबियत तो होगा फेरा। 13 कहाँ गया? तबियत तो ना हुई फेरा।
कहता है ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखो जैसा ही ताप बढ़ेगा सॉरी प्रतिरोध भी, अरे यार ताप बढ़ेगा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो ताप बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ी, अरे ताप बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ी, ताप बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ी, हाँ बढ़ी तो बढ़ी, ठीक ना। आइए अगला कहता है कितना नंबर, 14 नंबर, कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है? देखो जिन इंसान को निकट दृष्टि दोष रहेगा, ठीक ना, जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष रहेगा, जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष रहेगा तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेगा, ठीक ना। अब ये पहले तू गौर कर लो। दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक ना। होता है मतलब एक और होता है अध बिंदुकता, जो 40 साल के बाद ही होता है, ठीक ना। अब देखो निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। आ जाना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर कर लेना, एक होता है जरा दृष्टि दोष, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। जरा दृष्टि दोष, देख भाई मेरा हिंदी थोड़ा सा इतना हेवी नहीं है, ठीक ना, जरा ठीक लिखे हैं ना, हाँ। देखो अब होता है लेंस कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का सोच लेना। एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस, तीसरा होता है बाइफोकल। यही 3 गो से एग्जाम में से कोई एक आएगा। देखो इधर पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, पूछेगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, कहेगा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। लेकिन आपका सवाल पूछा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। देखो अच्छा निकट कितना अक्षर का बना है? निकट कै वर्ड से बना है, कै अंक से वर्ड से बना है निकट? निकटा, 3 गो मिलके निकट बना, निकटा। जब निकटा मिला तो निकट बना। दूर कै गो से मिलके बना? 2 गो से मिलके बना, दू और आ, दू आना। जरा कै गो? जरा का बातें मत करना, ठीक ना, कर काम है जरा। आ जाओ देखो इधर, निकट बना है 3 लेटर से मिलके, दूर बना है 2 लेटर से मिलके। अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचो तुमने किसी से 5,000 रुपया सूद पे रुपया लिया, 5,000 रुपया तुमने किसी पे सूद पे लिया, मतलब ब्याज पे लिया है। अब उसको 2 साल के बाद तुम पैसा रिटर्न कर रहा है तो तू 5,000 करेगा? नहीं, सूदिया जोड़ के नू करेगा रे, अरे ब्याज जोड़ के नू उसको पैसा रिटर्न करेगा। तो जो 5,000 तो उसका मूड देगा, अब बाकी जितना ब्याज होगा वो देगा। इसी प्रकार से बोला है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकटा कई अक्षर में मिला है? 3 अक्षर से मिलकर बना निकट। तो अब उसको सुदिया दे के जोड़ना है, सुदिया मूड़ा देना, एक बार नहीं दे देना है। तो निकट तो अवतल कै गो से मिलके बना है? 1 2 3 4, 4 गो से लेटर से मिलके अवतल बना है, उत्तल 3 गो से मिलके बना है, ठीक ना। अब सोचो पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो 4 गो वाला खोजना, अवतल लेंस। पूछेगा दूर दृष्टि दोष को, दूर 2 लेटर से मिलके बना है तो 3 गो वाला खोजेंगे तो 3 में आएगा उत्तल लेंस, उत्तल 3 लेटर से मिलके बना उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का, ठीक ना। पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का। अरे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस का। नहीं समझा? गांव में कभी कुश्ती देखा है तू? सब नहीं देखा? गांव में लड़ाई होता था पहले, मेरे गांव में भी होता था अब तो हर जगह ख़त्म हो गया। तो कुश्ती में क्या होता था ना कि एगो पटका गया तो अगला आदमी ओकरा साथ वही हाथ मिलाता था जो ओकरों से बरियार रहता था। तो यही बात ही है, ये तो ऐसी भांगल भूंगल एकरा दिखाई नहीं देता है। अब वैसा लेंस लगा दो उसका आँख में, उसको दिखाई देने लगे। तो ये है 3 गो, ये हुआ 3 लेटर से, ये तो अंदर है, ये है, इसको एगो अंधेरे मिल गया तो काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये अंधेरा को एगो उजल का मिल गया तो ये काम करना चालू कर देगा। ये है 2 लेटर से मिल के बना है तो 2 गो वाला कई गो चाहिए? 3 गो चाहिए, है ना। अब बाइफोकल, अब जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस से, ठीक ना। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। अगला सवाल कहता है निकट दृष्टि, हाँ ये तो हो गया। अगला पूछा निकट दृष्टि वाले व्यक्ति
चश्मे में इस्तेमाल करते हैं देखो एक ही सवाल घुमा दिया है। पूछा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अरे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका? तो अवतल लेंस का, ठीक ना। आइए सवाल नंबर 16 नंबर सवाल कहाँ गया? कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या? देखो पूछेगा चीनी तो मार देना C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। अगर मैं पूछूंगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ए भाई देख ग्लूकोज ऐसे लिखाता है इंग्लिश में, हिंदी में ग्लूकोज ऐसे नहीं लिखाता। अच्छा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट कर देना, ठीक ना। आ जाइए सवाल नंबर 17, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? लोहा को हम लोग Fe से लिखते हैं। Fe का परमाणु संख्या क्या हो गया? जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, है ना। 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्केडियम, 22 23 24 25 26 में आयरन होता है, 25 में मैग्नीज होता है, ठीक ना। तो 26 नंबर पे क्या होता है सर? आयरन होता है, ठीक ना। तो आयरन का परमाणु संख्या कितना होगा? 26 होगा। आयरन का परमाणु संख्या क्या होगा? 26 होगा, जिसको हम लोग कहते हैं Fe से डिनोट करते हैं। ओके आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है? 18 नंबर, निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप है? देखो कार्बन का अप्रूप अगर पूछेगा तो तीनों मारना, ठीक नू। पूछेगा कार्बन का अप्रूप तो तीनों मारना। देखो यहाँ पे कार्बन का 3 अप्रूप होता है। पहला तो क्या लोग जानता है ना कि कार्बन का पहला अप्रूप लोग जानता है हीरा, एकदम हीरा है मेरा लाल आना, पहला लोग जानता है हीरा। कार्बन का अप्रूप हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और फ्लोरीनियम भी होता है, ठीक ना, फ्लोरीन भी होता है। ओके अब देखो तो कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? 3 अप्रूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ये तीनों है, आपका ऑप्शन में ये तीनों है और डी नंबर में है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आप लोग को याद कर लेना है कि कार्बन के अप्रूप कितने हैं? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है, ठीक ना। अरे देखो तुम लोग बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक ना, शांतिपूर्वक से पढ़ो, मौज करो। अब की बार 482 नंबर हाईएस्ट था ना मेरे यहाँ, टॉप 10 में दिया नु बच्चा रे, अब की ओकरो से फर्स्ट में देंगे। टॉप 1 रैंक मेरा लाने का सपना है, वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा करके। आइए अगला सवाल कहता है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अच्छा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला नहीं, खबरदार कोयला नहीं हो रहेगा तो आदमी चलेगा। पानी, सूरज, मेन रूप से क्या है सर? सूरज, सूरज रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ओके आइए 20 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है अंडाशय से। कहाँ से बनता है? अंडाशय से। ओके अब सर ये है ना कि आप लोग से थोड़ा सा वो मैं डोज देता हूँ आप सबको, ठीक है ना। देखिए आप सबके लिए ना साइंस का PDF मैंने अपने हाथों से लिख करके मैंने बनाया हूँ, ठीक है ना सर। वो PDF आपको अगर लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज नोट्स बना हुआ है, सभी चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्टुअल थ्योरी है, पूरा सब कुछ मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाया बुक की तरह, लेकिन मैंने अपनी भाषा में लिखा, मैंने अपनी तरीका से लिखा जो आपके एग्जाम में 100% टैली करेगा, ठीक ना। वो मेरी वादा है सर, मेरा नोट्स पढ़ लो, अगर इतना से बाहर आ गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये वादा है सर। और 100% मैं वादा करता हूं कि जब एग्जाम होगा ना या फिर एग्जाम जो हुआ है ना तो वो नोट्स से ना तो पहले कभी एग्जाम में पेपर आया था और ना तो अब आएगा। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से तैयार किया, लगभग 3 से 4 बुक को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने अपने हाथों से लिखा। तो ये नोट्स अगर पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो 200 रुपया लगेगा, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम 40 पेज मैंने अपने हाथों से लिखा, एक चैप्टर का 40 पेज है। अगर आप एक चैप्टर लेना चाहते हैं, अभी लाइट का तैयार हो चुका है, ठीक ना। अगर आप लाइट का लेना चाहते हैं तो 20 रुपये लगेगा, एक चैप्टर लीजिएगा 20 रुपये लगेगा, ठीक ना। उसको लेने के लिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, वही नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना और वही नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक ना। वही नंबर के व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का और मैसेज में लिख देना है सर मुझे नोट्स चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए तो चैप्टर का पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, जिसको लेना है वो लीजिएगा, ठीक ना। कॉल नहीं करिएगा, मैसेज
मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत, ठीक ना सर। तो थैंक यू, लव यू। इसी प्रकार से आप लोग क्लास करते रहिए, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास अच्छा लगा तो जरूर भाई को सपोर्ट करना और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना। थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना।